इन सब स्टेप्स के आगे जब हम कोई नई चीज़ डिस्कवर करते हैं और उसको हम जब कॉपीराइट करते हैं तो लोग क्या करते हैं कि जो आपका फाइनल आइडिया है उसको किसी ना किसी तरह से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके after 5-10 years they publish it in their own names or after a certain time, and then finally they would basically say कि no, this idea of yours, it does not qualify as a original discovery or it... नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च वर्क की या किसी साइंटिफिक डिस्कवरी की कॉपीराइटिंग या उसके पेटेंटिंग से रिलेटेड टॉपिक्स पर बहुत ब्रीफ में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं रखेंगे। तो आप देखते होंगे कि स्वयं आपके अंदर कभी ना कभी कोई एक साइंटिफिक थॉट आता होगा जो आपको लगता होगा कि ये बिल्कुल ओरिजिनल है। इसी प्रकार बहुत सारे लोग आपके आसपास होंगे, आपके करीबी, शायद मे बी योर प्रोजनी और चिल्ड्रन और योर फ्रेंड्स और एक्विंटेंसेस या आपके रिलेटिव्स, तो उनके माइंड में भी कई बार कुछ साइंटिफिक थॉट्स आते हैं जो वो आपसे शेयर करते होंगे या अपने फ्रेंड से शेयर करते होंगे। इन साइंटिफिक थॉट्स के बारे में आगे कैसे प्रोसीड किया जाए ताकि उस पर्टिकुलर रिसर्च वर्क का आपके नाम के साथ अटैचमेंट हो और आपको जो उसका ड्यू क्रेडिट है वो मिलना न सिर्फ आपके पर्सनली आपके हित में है, बल्कि ये सोसाइटी, नेशन और वर्ल्ड की जो ह्यूमैनिटी का सिस्टम्स हैं उसमें एक बहुत ही फंडामेंटल एक प्रिंसिपल है कि जो जिसका काम है बेसिकली, जो ओरिजिनल किसी वर्क का क्रिएटर है, उसको उस चीज़ का क्रेडिट मिले। अनफॉर्चुनेटली साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई भी कॉपीराइटिंग का कोई इंटरनेशनल मैकेनिज्म उपलब्ध नहीं है और इसके चलते बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज जो होती हैं वो कई बार उनकी पोचिंग हो जाती है, यानी कि कोई और लोग उसको क्लेम कर लेते हैं या अपना नाम अटैच कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं एक अपने अन्य वीडियो में भी दे चुका हूँ, जो मून के बारे में मेरी अपनी रिसर्च है, उसके रेफरेंस में मैंने उस बारे में बात की थी। वो वीडियो मैं अटैच कर रहा हूँ, आपको एंड स्क्रीन में दिखेगा। सत्येंद्र नाथ बोस जो थे, बेसिकली उन्होंने बोस कंडेंसेट की डिस्कवरी करी थी। उसकी पूरी मैथमेटिक्स उन्होंने डिराइव करी थी इनटू द क्वांटम डोमेन। और वो उन्होंने जब अपना रिसर्च पेपर एक जर्मन मैगजीन को भेजा था तो उस जर्मन मैगजीन ने उसको पब्लिश करने से इनकार कर दिया था और उसको दे हैड बेसिकली ट्रैश्ड इट। देन ही सेंट इट टू आइंस्टाइन। दिस इज समटाइम अराउंड 1923 के आसपास की ऐसी कुछ बात रही होगी। तो उन्होंने आइंस्टाइन को भेजा था, जिसको आइंस्टाइन ने जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके एंड ही एंडोर्स्ड दैट हिज दिस स्टडी इज करेक्ट एंड देन ही हैड सबमिटेड इट टू द सेम जर्नल ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशन और उसने उसको पब्लिश किया था। लेकिन साथ साथ हुआ ये कि जो बोस की एक ये टावरिंग डिस्कवरी थी, जो एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है, प्रोबेबली इट इज एज बिग एज द डिस्कवरी ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बाय आइंस्टाइन। सो ये इतनी बड़ी डिस्कवरी में आइंस्टाइन का नाम साथ में जुड़ गया था और इसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का नाम दे दिया गया था स्टेट ऑफ मैटर को। और बोस को इसके लिए कभी भी नोबेल प्राइज नहीं मिला, जबकि 1995 में जब लेबोरेटरी में इस बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को इन रियलिटी जब प्रोड्यूस किया गया, इस मैटर को जिन्होंने अचीव किया था उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। सो ये सब कैसे हुआ फ्रेंड्स? तो इसमें जितनी भी साइंटिफिक पेपर्स या साइंटिफिक रिसर्च होती है उसकी एक लिमिटेशन ये होती है कि उसको कहीं ना कहीं आपको पीयर रिव्यू के लिए या पब्लिक डोमेन में उसको लेकर आना पड़ता है और उसके ऊपर जो फेलो साइंटिस्ट हैं या जो फेलो रिसर्चर्स हैं या और भी लोग जो ऑन एम्पिरिकल लॉजिक उसको टेस्ट किया जाता है एंड देन व्हेन इट इज फाउंड करेक्ट देन ओनली इट गेट्स इम्प्रिंट एज अ फ्रेश डिस्कवरी इन द माइंड्स ऑफ पीपल एंड इन ऑल पब्लिक प्लेटफॉर्म्स। सो अभी जो कॉपीराइट लॉज हैं वो इंटरनेशनल नहीं है। देयर आर नो इंटरनेशनल लॉज, रादर दे आर बेस्ड ऑन ट्रीटीज एंड सर्टेन काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट्स ऑफ ऑनरिंग सर्टेन वर्क्स ऑफ सर्टेन कैटेगरीज। लेकिन साइंटिफिक रिसर्च वर्क को पब्लिश करने का एक मेजर जरिया आज की डेट में भी साइंटिफिक जर्नल्स हैं और उसके बीच में इट रेस्ट ऑन वेरी थिन थ्रेड। होता है कि साइंटिफिक वर्क में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मून के बारे में कोई डिस्कवरी है तो उसके पीछे देयर आर अ सीरीज ऑफ डिस्कवरीज कि जैसे मून की एक साइड ही अर्थ को फेस करती है, उससे रिलेटेड फिनोमिनाज हैं, तो किसी ने पहले डिस्कवर कर चुका है। अर्थ सन डिस्टेंस है, तो ये चीज़ें हो चुकी हैं। हम उसके ऊपर कोई मौजूदा इन सब स्टेप्स के आगे जब हम कोई नई चीज़ डिस्कवर करते हैं और उसको हम जब कॉपीराइट करते हैं तो लोग क्या करते हैं कि जो आपका फाइनल आइडिया है उसको किसी ना किसी तरह से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके after 5-10 years they publish it in their own names or after a certain time, and then finally they would basically say कि no, this idea of yours, it does not qualify as a original discovery or as a original thought or it is something which is not provable so far। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें साइंटिफिक रिसर्च के साथ में होती है। तो इसका वे आउट में एक शॉर्टली सजेस्ट कर रहा हूँ एंड इन टाइम्स टू कम हम इन टॉपिक्स के ऊपर डिटेल्ड पॉडकास्ट बनाने की कोशिश करेंगे
जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के द्वारा हम अपने वीडियोस को आपके सामने जो हमारा इस बारे में जो हमारा व्यू पॉइंट है उसको हम पेश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वीडियो में अभी बेसिकली जो कॉपीराइट सोसाइटीज़ हैं वो भी किसी भी वर्क को एज लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क के तौर पर ही उसको बेसिकली कॉपीराइट करते हैं। जैसे इंडियन कॉपीराइट सोसाइटी है, इसकी एक वेबसाइट है, आप उस पर जाके जो भी आपका साइंटिफिक थॉट है आप उसको बेसिकली प्रिंट करके एंड यू हैव टू give it the shape of a publication. That publication may be amongst in your friends or some number of people also, and then you put across that उनका फॉर्म जो वेबसाइट पे प्रिस्क्राइब्ड है उसको आप फिल करते हैं। देयर इज अ प्रिस्क्राइब्ड फी ऑफ 500 रुपीज़, वो आप डिपॉजिट करते हैं और इस तरह जो आपका वर्क है वो पब्लिक डोमेन में आता है। उसको कॉपीराइट सोसाइटी ऑफ इंडिया फिर अपनी वेबसाइट पर पब्लिक ऑब्जेक्शंस के लिए डालती है कि क्या इस तरह का कोई वर्क किसी और का तो नहीं है। अगर किसी का ऑब्जेक्शन है तो उसको 30 डेज में ऑब्जेक्ट कर ले, उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस डाल दे, फिर उसके ऊपर आगे एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है जिसके तहत उस वर्क की टेस्टिंग होती है। तो ये बेसिकली ब्रीफली मैंने आपको ये मेंशन किया। इसका मेंशन करने का मकसद ये है कि चाहे वो एक लिटरेरी या ड्रामेटिक वर्क के तौर पर आपका वर्क कॉपीराइट होता है या रजिस्टर होता है, तो भी आपने कोई पर्टिकुलर बात कही थी, उसके अंदर जो ओवरवेलमिंग थीम है, मान लीजिए आप ये कहना चाहते हैं कि चांद पर पानी कैसे आया, तो इसकी जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, इसको अगर आप इसको कॉपीराइट को रजिस्टर नहीं करेंगे, मेन थीम जो है या जो मेन ऑब्जेक्ट है वो उसमें क्लियरली निकल कर आना चाहिए कि बेसिकली ये जो फाइंडिंग है वो किस तरह की है, ताकि बाद में लोग अगर उसके अंदर कुछ स्टेप्स का फेरबदल करके या चेंज करके अपने नाम से, इंटरनेशनल अरीना में आजकल ये बहुत हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि प्रायर इंडिपेंडेंस डेज में जो हमारे कॉलोनियल मास्टर्स थे उनको ये लगता था कि हमने वेस्टर्न साइंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है और ये मॉडर्न साइंस इंट्रोड्यूस की है, तो जो ये एक स्लेव नेशन है यहाँ से भी लोग ऊपर निकल के आ रहे हैं एंड हाउ गुड अवर कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज। तो उस एफर्ट के चलते आप देखेंगे कि 1947 प्रायर टू द इंडिपेंडेंस बहुत सारी डिस्कवरीज, जगदीश चंद्र बोस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो जितना आप कम्युनिकेशन आज देखते हैं, HF हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन, बेसिकली शॉर्टवेव कम्युनिकेशन जो है वो उन्हीं के द्वारा डिस्कवर्ड एक फिनोमेना है जिसके बेस पे सब कम्युनिकेशन आप देख रहे हैं जो हो रहा है। क्वांटम वर्ल्ड में SN बोस का जो, जैसा भी मैंने मेंशन किया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, उनके द्वारा डिस्कवर्ड एक स्टेट ऑफ मैटर है जो एक बहुत बड़े कॉस्मिक सीक्रेट्स को अपने अंदर छुपाए रखता है, जिसके बारे में मेरा अपना रिसर्च वर्क मैंने पब्लिश किया हुआ है। वो समय आने पर मैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन मौजूदा हालत में अगर आपके आसपास कोई भी है जो साइंटिफिक टेम्परामेंट रखता है, तो मेरा उनसे कहना है, चाहे वो नेचर साइंस है, चाहे मटेरियलिस्टिक साइंस है, चाहे वो किसी भी फील्ड की साइंटिफिक रिसर्च से जुड़ा हुआ हो, तो उनको ये अवश्य कहें कि वो अपने रिसर्च पेपर को कॉपीराइट कराएं और उसको कॉपीराइट कराने के बाद उसके लिए उसका अप्रूवल बाहर सीख करें। अदरवाइज उस कॉपीराइट वर्क की वैलिडिटी ये होती है कि 2, 3, 4, 5, 10 साल, 15 साल बाद भी जब भी वो रिसर्च किसी और प्रोफेशनल साइंटिस्ट के या एक कार्टेल होता है प्रोफेशनल फील्ड में जो वर्क करते हैं, उनका एक ग्रुप बन जाता है, वो एक दूसरे के वर्क को ही जो है उसको प्रमोट करते हैं या उसको एज अ साइंटिफिक डिस्कवरी मानते हैं, अन्यथा वो लोगों के वर्क को रबिश कर देते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली इन द काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट दे आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी, जो वो खुद लैंग्वेज सीख लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई मान लीजिए मरीज है, उसको टाइफाइड है, तो अगर टाइफाइड की दवा, एक तरीका ये कि उसका हम साइंटिफिक नेम लिख के दें, दूसरी है कि एक जड़ी बूटी वाला वैद्य होता है वो क्योर कर देता है। अल्टीमेटली जो दोनों चीज़ है कि जो मरीज के पास टाइफाइड की दवा पहुंची, ये अपने आप में एक मेजर फैक्ट है। अब उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया या सिंपली एक पुड़िया में बनाकर दवा दे दी, काम दोनों ने एक ही किया, दोनों की अहमियत भी बराबर है, दोनों की इंपॉर्टेंस भी बराबर है। लेकिन मुझे लगता है कि जो साइंटिफिक जीनियस या साइंटिफिक प्रोग्रेस है वो किसी के अंदर भी हो सकती है, चाहे वो उस प्रोफेशन से जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हुआ हो। इसलिए ज़रूरी है कि जितने हमारे हॉबी रिसर्चर्स हैं या पैशन से जो रिसर्च करते हैं, उनका वर्क भी उनके नाम के साथ सामने आए। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू कॉपीराइट योर वर्क। देयर इज़ अ कॉपीराइट सोसाइटी ऑफ इंडिया जिसकी वेबसाइट पे आप जाएं और अपने वर्क को कॉपीराइट अवश्य करें एंड कंटिन्यू विद योर साइंटिफिक रिसर्च, विद योर साइंटिफिक थिंकिंग and your whatever passion you have for finding answers to the questions which exist in the nature. Thank you, friends.